तो ये चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, चैप्टर 7 में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप पहले चैप्टर 9 मतलब क्लास 9 में भी पढ़े थे। उसमें क्या था, जनरली उसमें क्या था कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते थे तो कोऑर्डिनेट में क्या होता था, कोई पॉइंट हम लोग लेते थे। अब कोई पॉइंट जो लेते थे उसमें क्या होता था, पहला वाला जो होता था वो एक्स एक्सिस होता था और दूसरे वाला वाई एक्सिस को बताता था। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या करते थे, कार्टिजन कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। ठीक है, उस पर हम लोग दर्शाते थे। बस उतना ही काम था नाइन क्लास में। लेकिन 10th क्लास में क्या है कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि दो पॉइंट के बीच का दूरी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा वो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कोई लाइन को हम लोग दो भाग में, तीन भाग में अगर बांटते हैं तो उसके बीच का पॉइंट क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा वो निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज यहाँ पे। उसके बाद अगर पॉइंट्स दिया हुआ रहे तो अगर त्रिभुज बन रहा है, 3 पॉइंट्स देगा तो उससे क्या हो सकता है, त्रिभुज बन सकता है। तो त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो सब सीखना है। उसके बाद चतुर्भुज का भी आएगा। उसके बाद चैप्टर खत्म। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 क्लास में टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है इंग्लिश में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो आप जानते होंगे कि कोई भी पॉइंट जब हम लोग डिनोट करते हैं तो उसमें हम लोग पहला पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस समझते हैं और दूसरा पॉइंट को हम लोग वाई एक्सिस समझते हैं। तो सवाल तो ये है कि हम लोग पहला पॉइंट को ही एक्स एक्सिस क्यों समझते हैं, ठीक है, और दूसरा पॉइंट को वाई एक्सिस क्यों समझते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक्स एक्सिस को हमेशा जो है इनपुट की तरह ट्रीट किया जाता है। इनपुट कहने का मतलब क्या, कि जब आप किसी भी, जैसे मशीन है, ये मशीन है पंखा, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, इसका आउटपुट मिल रहा है, वो क्या है, हवा। ठीक है, तो पहले आप इनपुट दीजिएगा तब ना आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक्स को पहले रखते हैं ताकि हम जब इनपुट दे तो हमको कुछ ना कुछ क्या मिले, आउटपुट मिले। और वही जो आउटपुट मिलता है वही क्या है आपका, वाई। तो जब तक आप इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक आउटपुट कैसे मिलेगा। ठीक, इसलिए हम लोग एक्स को पहले कंसिडर करते हैं और वाई को बाद में। ठीक है, एज सपोज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप इस जमीन पे हैं, ठीक है, आप इस जमीन पे हैं, जमीन क्या बताएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, लेटा हुआ। तो लेटा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोगों को इस डायरेक्शन में कोई दूरी तय करना है, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, आपके हाथ में एक बॉल है, और आप मान लीजिए कि उसको फेंकते हैं ऊपर। तो फेंकने के लिए आप क्या लगाइएगा, बल। तो बल कहाँ से लगेगा, नीचे से, है ना। तो जब तक एक्स का कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक आप हाइट यहाँ पे कैसे तय कर पाइएगा। अगर आप बल ही नहीं लगाइएगा तो क्या वो बॉल ऊपर जाके कुछ हाइट तय करेगा, नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं स्टिल रहेगा। आपके हाथ में अगर हम ऐसे ही पेन रखे हैं तो पेन मेरे हाथ में ही है, लेकिन अगर हम इसको कुछ बल से इसको क्या करें, ऊपर फेंके, तो यह क्या करेगा, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो जब दूरी तय करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका हाइट तय हुआ। तो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तब हमको इसका क्या मिलेगा कि लेंथ की, ये यहाँ तक दूरी तय किया या फिर यहाँ तक दूरी तय किया। तो सबसे पहला काम यही है कि इनपुट आना चाहिए। जब तक इनपुट नहीं आएगा तब तक हमको आउटपुट मिल नहीं सकता। इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं कि हमेशा पहला वाला एक्स होता है और दूसरे वाला वाई होता है, क्योंकि एक्स आपको कैसे ट्रीट करना है, इनपुट के तरह। ठीक है, और वाई आपका क्या है, आउटपुट के तरह। इसीलिए जब तक इनपुट दीजिएगा नहीं तब तक आउटपुट मिलेगा कैसे, है ना। अब वो आटा चक्की है, आटा चक्की में जब तक हम गेहूं नहीं डालेंगे आटा कहाँ से निकलेगा, है ना। तो वही चीज है, तो गेहूं वहां पे एक्स हो गया और आटा आपका क्या है, वाई। तो जब तक इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक आउटपुट नहीं मिल सकता। इसीलिए हम लोग एक्स को पहले ट्रीट करते हैं, वाई को बाद में ट्रीट करते हैं।
ये चीज क्लियर हो गया ना कि एक्स और वाई ही पहले क्यों लेते हैं। ठीक। जब आप कार्तीय तल के बारे में देखे होंगे तो कार्तीय तल में हम लोग दो एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जिसको हम लोग, इसको अगर इंग्लिश में देखिएगा तो बोलेगा क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कार्टिजन कोऑर्डिनेट। क्या बोलेगा, कार्टिजन कोऑर्डिनेट। ये जो लेटा हुआ लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है, एब्सिसा। ठीक है, और एक वो नाम है जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भुज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। ये सब नाम याद रखिएगा, खास करके हिंदी वाला। उसमें कभी कभी पूछता है कि एगो पॉइंट दे देगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि इसका भुज क्या है, ठीक है, इसका कोटि क्या है। तो जस्ट उसमें कुछ पूछ नहीं रहा है, वो पूछ रहा है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस यानी कि एब्सिसा। अब इधर वाला को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, इधर वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए तो ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको किस नाम से जानते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। ठीक है, और इसका क्या नाम है, एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो आप देखिए यहाँ पे सब जितना भी ब्लॉक बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्योंकि चार गो भाग बनता है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, मतलब चार भाग है टोटल। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। तो ये हो गया पहला घर, ये हो गया दूसरा घर, ये हो गया आपका तीसरा घर, और ये हो गया आपका चौथा घर। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब अगर मान लीजिए कोई पॉइंट इसमें अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का चिन्ह क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्लस प्लस इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जान ही रहे हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हमको लिखना है तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स कोमा वाई। क्योंकि एक्स आपका क्या है, इनपुट, वाई आपका क्या है, आउटपुट। जब तक इनपुट नहीं तब तक आउटपुट नहीं। अब यहाँ पे एक्स यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरफ जो भी एक्स का मान होगा सबका सब क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आएगा वो हमको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इसी वाले घर में जब आप ऊपर के तरफ बढ़िएगा यानी कि वाई के तरफ बढ़िएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि ये भी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। जब पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसका मतलब क्या है कि वाई का भी लेंथ आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला घर में जो भी पॉइंट मिलेगा वो हमको पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि कौन सा चतुर्थांश में है। ठीक, कोई पॉइंट दे देगा तो उसका आप प्लस माइनस साइन से ही पता कर सकते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में। अब दूसरा वाला घर में आएंगे, दूसरा वाला घर में क्या होगा, पहला तो हम जान ही रहे कि एक्स है, दूसरा वाई है। तो अब इधर देखिए तो इधर जो है एक्स का जो भी वैल्यू आएगा सबका सब कैसा आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पहला वाला मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और जो वाई एक्सिस है तो ये तो धनात्मक ही है ना, इसका जो भी दूरी तय करिएगा वो सबका सब क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वाई का वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस में, यानी माइनस प्लस कहाँ पे मिलेगा, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे तीसरा वाला में, तीसरा वाला में देखिएगा तो एक्स भी है माइनस में, वाई भी है माइनस में। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस माइनस। ये जो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव देगा, वाई एक्सिस आपका नेगेटिव देगा। बात आया समझ में। ठीक है, तो ये ऐसे होता था पहले, अगर पढ़े होंगे ऐसे तो बहुत सही है, तो क्लियर होगा पहले से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग एक्सिस हम लोग देखें, एक होता है एक्स एक्सिस, एक है आपका वाई एक्सिस।
तो यहाँ पे जो है कुछ चीज आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है, वाई एक्सिस का समीकरण क्या होता है, क्योंकि उससे हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं कि वो पॉइंट एक्चुअल में लाई कहाँ करता है। ठीक है, वो पॉइंट होगा कहाँ, वाई एक्सिस पे होगा या फिर एक्स एक्सिस पे होगा या फिर किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। यही तीन पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे कहीं पे होगा, ठीक है, या तो हो सकता है कि वाई एक्सिस पे कहीं पे हो, या तो क्या हो सकता है किसी न किसी घर में हो सकता है। तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ हुआ तो क्या कंडीशन है, यहाँ हुआ तो क्या कंडीशन है, या फिर किसी वाई एक्सिस पे हुआ तो क्या कंडीशन है। यही तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे संभव है, या तो किसी एक्सिस पे होगा या तो किसी घर में होगा। तो मान लीजिए क्या कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, अगर कोई पॉइंट कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस पे, तो उसका क्या कंडीशन है। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो जरा सा यहाँ पे सोचिए कि अगर हम इसको इस बिंदु पे रखते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे तो रखेंगे तो क्या वो वाई का दूरी कुछ तय करेगा क्या, वाई पे तो कुछ नहीं चला, वो सीधा का सीधा किस पे है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे। तो जब एक्स पे रहेगा तो यही चीज है कि वाई नहीं चला, इसका मतलब वाई का वैल्यू हमेशा आपको क्या दिखेगा, जीरो। तो ये सब कंडीशन है, ठीक है, कि जब एक्स सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। तो इसका इम्प्लीकेशन यही है कि वाई बराबर आपको क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, और यही जो वाई बराबर जीरो है, और ये बिंदु चूंकि एक्स अक्ष पे है, इसीलिए हम लोग इसको एक्स अक्ष का समीकरण भी बोलते हैं। ठीक, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर जीरो, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो गया, वाई बराबर जीरो। अब अगला पॉइंट क्या, कि यदि कोई बिंदु कहाँ पे हो, वाई अक्ष पर, तब क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे भी फिर वही दिमाग लगाना है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट कहाँ पे हो, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे, तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं, तो क्या वो एक्स पे कोई डिस्टेंस तय करेगा, कोई दूरी तय करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो यहाँ पे क्या है, तो एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, जीरो होगा। एक्स निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही हो गया आपका, यही जो एक्स बराबर जीरो है, यही आपका क्या है, वाई अक्ष का समीकरण। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या हो गया, एक्स बराबर जीरो। ठीक है, अब क्या हो सकता है, कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है ना, चतुर्थांश में हो सकता है, पहला में हो सकता है, दूसरा में हो सकता है, तीसरा में, या फिर चौथा में। तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, है ना, समझ आ गया, लिख लिए।
इसको मान लेते हैं 0 है, 1 2 3 4, इसी तरह से आगे चलते रहेगा, है ना। और उसके बाद मान लीजिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5, और इसी तरह से ही चलते रहेगा। फिर यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4 -5, और फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम सब का एक एक पॉइंट आपको दिखाते हैं कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पहला पॉइंट हम लोग, ये सब आप 9 में भी पढ़े होंगे कि पॉइंट दिखाने वाला, कि पॉइंट हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए क्या कि पहला कोई पॉइंट है और ये हम लोग लिखते हैं 2,0। तो अब इस पॉइंट को देख के आपको क्या समझ में आता है, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्यों होगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे कितना है, 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 चलना है आपको। यहाँ हो गया 0, 0 से 1 पे पहुंचे, फिर 1 से 2 पे पहुंचे, तो यही पॉइंट है ना। यही पॉइंट कैसा है कि पहला को जो एक्स पे चला है वो कितना चला है, 2, अब वाई पे कुछ चला नहीं है, तो वाई पे क्या हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2,0। यहाँ पे पहला क्या होता है, एक्स कोमा वाई। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 है, y बराबर 0 है। यानी y बराबर 0 कहने का मतलब क्या कि y में, y एक्सिस पे हमको चलना ही नहीं है, ठीक है। चलना कहाँ पे है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कितना चलना है, 2, 2 बार चल दो। ये 0 से 1 पहुंचे, फिर 1 से 2 पहुंचे, 2 पे पहुंच गए, ठीक है। तो यही हो गया पॉइंट। अब y एक्सिस पे चलना था क्या, नहीं चलना था, तो y एक्सिस पे वही रह जाएगा 0। तो यहाँ पे पहुंचे, तो अब क्या हो गया कि जो जिस पॉइंट पे हम लोग गए हैं, तो वहां पे हम लोग पहला कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, एक्स का, दूसरा किसका लिखते हैं, वाई का। एक्स पे कितना चला है, 2, तो 2 हो गया। वाई पे कुछ चला है, नहीं, तो 0 हो गया, ठीक है। अब अगला, 0, -3, ठीक है। अब आपको इसमें क्या दिखता है, इसमें सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए। पॉइंट जब भी लिखा हुआ रहे तो कैसा लिखा होगा, एक्स कोमा वाई के जैसा। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। जब x का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब श्योर हो जाते हैं हम लोग कि वो होगा कहाँ पे, y एक्सिस पे होगा ना। तो y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे कहाँ पे होगा, -3 पे। तो -3 यानी कि कहाँ, नीचे की तरफ। तो ये हो गया। फिर चलिए 0 से वहाँ -1, -1 से -2, -1 से -2 से फिर -3, तो -3 यहाँ पे आ रहा है। तो क्या आप x एक्सिस पे इसमें चले कुछ, नहीं ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। अब वाई पे आप कितना चले, -3, तो ये हो गया आपका क्या, -3। बात आया समझ। अब अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट इस तरह से है, दो कोमा -4, ठीक है। सीधा सा बात है, पॉइंट है। आप इसको देख के बता सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। तीन ही पॉसिबिलिटी था ना, या तो एक्स पे हो सकता था, या फिर वाई पे हो सकता था, या फिर किसी न किसी चतुर्थांश में होगा। तो अब इसको देख के आपको क्या लगता है कौन सा चतुर्थांश में होगा, चौथा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्स वाला है वो प्लस में है, वाई वाला वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस कहाँ पे आता था, चौथा वाला में, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा घर में आएगा, चौथा वाला में। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कैसे हम लोग लिखते हैं, एक्स वाई ना। तो यहाँ पे x के जगह पे आपको क्या दिखता है, 2,
y की जगह पे आपको क्या दिखता है, -4। इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे आपको कितना चलना है, 2 चलना है। y एक्सिस पे कितना चलना है, -4 चलना है। तो x एक्सिस पे 2 चल लीजिए पहले। तो x एक्सिस पे 2 चल लिए, यही पहुंचिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो अब इस जगह तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ठीक, तो x बराबर 2 यही हो गया, x बराबर 2 का। उसके बाद है y बराबर -4। तो y बराबर -4 कहाँ होगा, नीचे, यानी कि यहाँ पे। तो ये हो गया आपका y बराबर -4। तो अब क्या करना है, इसका पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। और जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों क्या करेगा, काटेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे कितना चला है, 2। वाई एक्सिस पे कितना चला है, -4। ठीक है, आया समझ में। अगर मान लीजिए यहीं पे रहता 2, -2, 6, बताइए कौन सा क्वाड, पहला क्वाड्रेंट क्या है कि दोनों वैल्यू किस में है, प्लस में। ठीक है, अब उसके बाद एक्स पे कितना चलना है, वाई पे कितना चलना है, 6। तो एक्स पे तो 2 चल लिए हैं, वाई पे आपको क्या चलना है, 6 चलना है। तो वाई पे 6 देखिए कहाँ है, यहाँ। हाँ, तो जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों पॉइंट क्या करेगा, टच करेगा, काटेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्स पे कितना चला है, 2। वाई पे कितना चला है, 6। पॉइंट एलोकेशन समझ में आया, कहे कि पॉइंट जब तक एलोकेट करने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये मेन चीज है इसमें कि पॉइंट को आप एलोकेट कैसे करते हैं। और आगे अब आते हैं चैप्टर पे। ये तो हो गया बेसिक। चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर दूरी सूत्र। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दूरी सूत्र से कि कोई भी 2 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा और उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है उसको पता लगाने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सपोज कि मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा दिया हुआ है, x1 y1। ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट है जो कि कहीं पे हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा दिया हुआ है, x2 y2। तो आपसे कहेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है वो बताइए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये इसको हम लोग p नाम से दे देते हैं और इसको बोल देते हैं q। ठीक है, तो जो भी लंबाई होगा नहीं पढ़ देते हम लोग, जैसे अगर a लिखते थे यहाँ पे लिखते थे b, तो दोनों के बीच का लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे, ए बी। तो इन दोनों के बीच का लेंथ को हम लोग क्या बोल देंगे, पी क्यू। जो आप लिखिएगा उसके हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर पी क्यू लिखिएगा तो पी क्यू। ठीक है, एम एन लिखिएगा तो एम एन हो जाएगा। ठीक है, ए बी लिखिएगा तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, जो लिखिएगा वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है पी क्यू बराबर √अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2। दोनों के बीच का आपको क्या करना है, दूरी निकालना है। चेक कर लीजिए, तो x2 में से क्या करेंगे, x1 को घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर y2 में से y1 घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और क्या चढ़ा देंगे, रूट अंडर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। इसमें फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ज्यादा फॉर्मूला है नहीं। ठीक, मुश्किल से 10 गो होगा, 10 को नहीं होगा, उससे भी कम है। ठीक, उतना कर लीजिएगा, ये चैप्टर पूरा बन जाएगा। तो ये हो गया दूरी सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है कि जब दोनों में दोनों पॉइंट जो है कोई भी आपका मूल बिंदु ना हो। ठीक है, कोई पॉइंट मूल बिंदु ना हो। वैसे मूल बिंदु का कोई स्पेशल फॉर्मूला लिखना फालतू होता है, लेकिन किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है लिख के, क्योंकि एक पॉइंट आप जीरो कर दीजिएगा तो एक ही को बचेगा। ठीक है, तो यहीं से निकाल सकते हैं, कोई ऐसा टफ केस नहीं है कि निकालना ही पड़ेगा। बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0, है ना। बस वो अगर ध्यान में है तब तो हो जाएगा दूरी। ठीक, तो एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, जो आपको दिया है 4,5। कोई पॉइंट दिया हुआ है बी, जो कि है -4,8। और कोई पॉइंट दिया हुआ है सी, जो कि है आपका -2,0। और एक पॉइंट है आपका डी, जो कि है आपका 8,9। ठीक है, और कोई पॉइंट हम लोग ई मान लेते हैं, जो आपका क्या है, ई छोड़िए, 0 0 ले लेते हैं। ऑरिजिन ले लेते हैं एक 0 0। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है, किसका किसका, आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है, ए ई निकालना है, फिर ए ओ निकालना है। ई नहीं है, फिर बी सी हो गया, फिर बी डी, फिर बी ओ, सी डी, डी ओ। ठीक है, ये सब का सब आपको कैलकुलेट करना है खुद से। ठीक, एक हम निकाल के देख दिखा रहे हैं, एक आध गो आप लोग से बनवाएंगे, उसके बाद बाकी आप घर से बनाइए। जैसे कि मान लीजिए क्या है कि कोई पॉइंट ए डी है। ठीक है, इसका हमको दूरी निकालना है। तो आप ए डी को पहले लिख लीजिए, पहला पॉइंट आपका क्या है, ए। तो ए कैसा है आपका, 4,5। तो ये हो गया 4,5। अगला पॉइंट आपका क्या है, डी है, और ये डी कैसा है, 8,9। आपको नहीं दिखता है, ये आपका x1 y1 है। ठीक है, और ये आपका x2 y2 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि x1 बराबर 4 है, y1 बराबर 5 है, x2 बराबर 8 है, y2 बराबर 9 है। अब हमको लगाना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या पढ़े, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस पुट करना है, सवाल खत्म। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, फॉर्मूला लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x1 आगे हो या फिर y1, क्योंकि होल स्क्वायर करने पे अगर आपका वैल्यू अंदर में नेगेटिव भी आ रहा है तब भी वो जबरदस्ती क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये रूट अंडर हो गया, x2 के जगह पे क्या है, 8, 8 घटा 4, तो 8 घटा 4 का स्क्वायर प्लस 9 घटा 5 का स्क्वायर। कितना हो गया, 8 में से 4 घटेगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि फिर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 32। या फिर आप जैसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 4 का स्क्वायर,
क्या नहीं हो जाएगा, एगो एगो दो गो डायरेक्टली बाहर कर देंगे तो फिर 32 का फिर आबादी गुणनखंड तोड़ना पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है, आपको पता है ना कि पावर बढ़ता है, याद है ना कि अगर हम लोग लिखते हैं a इंटू बी पे पावर m, तो इसका मतलब क्या है कि पावर a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। और रूट का मतलब हम बताए हैं कि पावर में क्या होता है, 1/2 होता है। क्या हुआ, समझ नहीं आया? हाँ? पहला पॉइंट क्या है, 4,5। दूसरा पॉइंट क्या है, 8,9। बोलता है दूरी निकालना है एडी। अभी हम लोग दूरी सूत्र देखे हैं, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 देख लिए क्या है, फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह है 8 घटा x1 की जगह क्या है 4, तो x2 माइनस x1 यानी 8 घटा 4 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है 9, यहाँ पे y1 की जगह क्या है 5, तो 9 घटा 5 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दे, रूट अंडर 8 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 4, स्क्वायर लगाना है तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 4, फिर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हुआ 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर। चॉकलेट मान लीजिए, एगो चॉकलेट एगो चॉकलेट, क्या गो चॉकलेट, दो गो चॉकलेट, दो चॉकलेट क्या था 4 का स्क्वायर, तो लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको अगर नहीं लिखना है ऐसे तो मत लिखिए, यहाँ पे तोड़ दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया रूट अंडर 32। फिर उसको तोड़िए तो बाहर आएगा 4√2, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 2√4 है और रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि पावर में 1/2 है। तो ए इन तो 2 गुना 4 का स्क्वायर है ना, इसमें पावर क्या हो गया 1/2। पावर हम लोग जानते हैं कि पावर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो पावर अगर बांटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर पे पावर 1/2। अब याद है ए पे पावर m, इस पूरे पे पावर n रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, ए पे पावर m इंटू n, नहीं होता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया 2 पे पावर 1/2 इंटू 4 पे पावर 2 गुना 1/2, ये दो दो खत्म, तो क्या बचा 4 बाहर, 4 पे 1, ठीक है, तो 4 बाहर हो गया। इस पे 2 पे पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, यानी रूट अंडर। या फिर आप इसको डायरेक्टली, आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज स्क्वायर में हो तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का काम क्या है, रूट को खा जाना। तो ये तो अपना वाला रूट खा जाएगा, ठीक है, तो दो के पास ही रूट रह जाएगा। तो 4 यहाँ पे बाहर हो गया, अब बच गया कितना रूट अंडर 2। अब इसके बाद क्या है कि कोई भी चीज लंबाई अगर लेते हैं हम लोग तो लंबाई का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, ठीक है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। चूंकि यहाँ पे कोई यूनिट दिया नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती क्या लिख देते हैं, यूनिट या फिर इकाई, ठीक है। तो 4√2 इकाई या फिर क्या लिखिएगा यूनिट, ठीक, ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी लेंथ रहेगा उसका हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई मात्रक होता है, ठीक है। हो गया, आ गया समझ में कि किसी की दिक्कत, हाँ बनाइए, एक क्वेश्चन बनाइए, बी और सी का वैल्यू निकालिए, और एक क्वेश्चन है बी और जीरो का वैल्यू निकालिए, बी सी और बी ओ दोनों निकालना है। क्या हुआ, नहीं आया समझ में, कौन सा, इधर वाला, यहाँ यही आप लोग को दिक्कत है तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। कब? ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है। अगर कोई भी चीज गुना में रहेगा उस पे पावर m है तो इसका मतलब होता है कि ए पे पावर m है इंटू बी पे पावर m है, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या है, यहाँ पे 2.2 गुना 4 पे पावर क्या है 2, और इस पे क्या है रूट, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो लिखे पावर में 1/2। अब ये पावर है तो पावर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, तो पावर इसके साथ भी जाएगा, यही पावर इसके साथ भी जाएगा।
तो ये हो गया 2 पे पावर 1/2। ठीक है, और ये हो गया कितना, 4 का स्क्वायर का 1/2। अब ऐसा रहता है कि ए पे पावर एम रहे पहले से और उस पे पावर एन रहे, तो हो जाता है ए पे पावर एम गुना एन। इसका मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है 4 पे पावर 2 और इस पूरे पे पावर क्या है 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 2 गुना 1/2। तो ये दो दो कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 4। तो 4 पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 4 क्या है, अकेला है, रूट वूट कुछ है नहीं। तो 4 बाहर हो गया। और 2 पे पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो इसका मतलब क्या है, 2 पे सिर्फ रूट हो गया। ज्यादा इधर दिक्कत होता है तो कुछ करने का नहीं है, तो हम आपको दिखाए कि कैसे होता है। यहाँ से भी डायरेक्ट लिखता है ना कितना, जो दो गो रहेगा वो बाहर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 दो बार आ रहा है, तो एक वो 4 बाहर, फिर अंदर क्या बचेगा, √2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 2 गुना 4 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 को 2 बार गुना में लिखेंगे। और जो 2 बार आ जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर, तो 4 बाहर हो जाएगा, रूट अंदर 2 बचेगा। लेकिन इसके पीछे का पूरा प्रोसेस ये है। कितना आया, किसका किसका आया, 2√17। दो रूट 17 सब निकालिए, सबसे निकलना चाहिए। कोई टफ चीज तो है नहीं कि नहीं निकलेगा। यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यही सब पूछेगा हल्का हल्का चीज, कि दूरी क्या है, दूरी सूत्र क्या है। 3 क्लास चलेगा ही, इसके बाद से 2 और क्लास, और उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त। दूसरा वाला कौन सा बोले थे, बीओ बोले थे ना। ठीक है, बोलिए उसको, उसको बोलिए। हंसना नहीं है। बहुत मेहनत किया है इस सब रात में। स्क्वायर लगाना है ना, स्क्वायर लगाइए। -2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, बता देते हैं। लिखिएगा। कितना आया, आपको इनविटेशन लिख के दें। सवाल जब सबको बोले हैं बनाने के लिए। अब कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये सब अगर आपसे नहीं बनता है तो आप बहुत खराब स्थिति में है। पीओ था।
क्या नाम है उसका जी? मेरा हाथ का ही नहीं चल रहा है। क्या जी, पुष्कर बना लिया? बनाया, वो बनाया तुम्हारे बगल वाला? क्या सोनू बन गया? बन गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इधर सवाल में, जितना टाइम आप लोग लगा रहे हैं। क्या हुआ? अभी तक यही कंफ्यूजन में कि बी क्या है और वो क्या है? पैसा तो नहीं ना है? तुम्हारा बना? दिखाओ कभी। लेके आओ इधर, कभी लेके आओ। इधर लेके आओ, लेके आओ इधर। और तुम भी आओ। फिर इसको और क्या तोड़ेगा? हाँ, 68 को तोड़ो। भाई 4 रूट 5, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 5। ठीक कैसे होगा? आगे बढ़े। ये दोनों बतावे, बताना होगा। मैक्सिमम तो बनाया नहीं है। चलिए, पहले कौन सा बोले थे? पीसी निकालना है। पी पॉइंट क्या था? -2। -4, 8। ये बी हो गया। सी क्या है? माइनस, यही है ना? आपको निकालना है दूरी। पहला वाला जो पॉइंट है यही आपका क्या है? x1 y1। ठीक है, और ये आपका क्या है? x2। और ये ट्राई करिए, ये x2 जो है वो 2 बहुत नीचे है। साथ में मत लिखिएगा कि x और 2 साथ में है, x और 1 साथ में है, वैसा है नहीं। ठीक, वो सब फिक्स में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो दूरी होगा, दूरी सूत्र क्या हम लोग जानते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि x2 आपका क्या है? 0 है। ठीक, -2 है। -2 माइनस कितना? -4। तो माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। y2 के जगह पे आपको क्या दिखता है? 0। y1 के जगह पे आपको क्या दिखता है? 8 का होल स्क्वायर, है ना? अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए तो -2, ये माइनस, ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? 0 में से 8 जाएगा तो -8, तो -8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? अब ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 घटा, कितना बचेगा? 2। और 2 कैसा, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला, क्योंकि 4 बड़ा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे -8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 64। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 4 प्लस 64 यानी कि कितना हो गया? √68।
अगर इतना दूर में छोड़ा है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो चलिए ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इतना में छोड़ेगा। इसको क्या करेगा, वो तोड़ेगा। तो तोड़ेंगे हम लोग कैसे, अभाज्य गुणनखंड से। तो 68 को अगर तोड़ा जाए अभाज्य गुणनखंड से, तो कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या होगा सबसे छोटा कि जिससे घटे, दो। दो तिया 6 और दो चौके 8। अब ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, या फिर दो से ही कटा सकते हैं पहले, तो दो से ही कट गया कितना बार में, 17 बार में, और इस 17 से कट जाएगा एक बार में। यानी कि रूट अंडर 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 17 गुना 1। अब आप जानते हैं कि रूट के अंदर जब दो गो पेयर बन जाता है तो एक गो को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो ये दो पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दो बाहर हो गया। रूट के अंदर क्या बचा, 17 गुना 1 यानी कि 17, तो 2√17 यूनिट्स यानी कि इकाई। तो ये आपका आंसर होगा पूरा। ठीक है, तो जिसका जिसका आया है उसका सही है, जिसका नहीं आया है उसको 30 सेकेंड का टाइम है, छाप लीजिए। ये सब चीज में ध्यान रखिएगा, जब आगे में माइनस हो तो हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा अगला वाला टर्म, क्योंकि वो माइनस के कारण कभी कभी गलती हो जाता है। उतना भी तेज तुम लोग नहीं हो गया है अभी। जब हम लोग से गलती हो जाता है तो इसीलिए तो सतर्कता रखते हैं कि रूट के जहां माइनस दिखा पहले ही माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, ताकि गलती होने का संभावना ही खत्म हो जाए। क्या कि वो माइनस जाके हर एक टर्म से गुना होगा और उसके बाद चिन्ह बदल जाएगा। हो गया। अगला क्या था आपका, पीओ निकालना था ना। बी जो पॉइंट था वो क्या था, -4, 8। और ओ जो पॉइंट था वो आपका क्या था, 0, 0। और निकालना आपको क्या है, बी ओ। सेम कंडीशन, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। कोई स्पेशल फॉर्मूला हम लोग जनरेट नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली भी इसका स्पेशल फॉर्मूला हम लिख देंगे। हो सकता है एग्जाम में पूछे कि मूल बिंदु का क्या है सूत्र दूरी का, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 के जगह आपको क्या दिखता है, 0। तो 0 घटा, अब घटा आ गया, ब्रैकेट ओपन, 0 घटा x1 के जगह -4 का होल स्क्वायर, y2 के जगह 0, 0 घटा 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 में से 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 8 जाएगा तो -8 का स्क्वायर, कितना आया, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ जाएगा, √80। इसको आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 4 गुना 4 गुना 5। और ज्यादा तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो उतना लंबा बनेगा। तो हम डायरेक्टली लिख दिए 4 गुना 4 गुना 5। तो यहाँ से 4 का पेयर बन रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर, अंदर में क्या बचा। ठीक है, अगर इतना आया है तो सही है। 30 सेकेंड है आपके पास। हो गया।
लिया तुम दोनों? बना दी तुमसे? लेके आओ आंसर। हो गया? बाकी जो आगे छोड़े हैं वो आपका घर से काम है, उसको बना के आना। नहीं लिखा? 30 सेकंड दिए थे, बाद में लिखना आप। अच्छा, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका सब भुजा बराबर हो, है ना? और उसके बाद समद्वि बाहु किसको बोलेंगे? जिसका दो गो भुजा बराबर हो। और फिर हो जाता है विषम बाहु। तो विषम बाहु मतलब जिसका एक को भुजा बराबर ना हो, ना। आयत कब बोलिएगा? जब आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना। और वर्ग कब बोलेंगे? जब चारों का चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अभी जो क्वेश्चन आएगा अगला, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा आपको, और उसके बाद बोला जाएगा आपको क्या, कि बताना है कि आयत है कि नहीं है, त्रिभुज है कि नहीं है, त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है, समबाहु है कि विषम बाहु है, ठीक है, वो बताना है। ठीक है, आ रहा समझ में ये चीज? वो उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा है? अगर मान लीजिए आपको 3 पॉइंट गिवन हो, पहला पॉइंट है आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी जो कि आपको क्या दिया हुआ हो, x2 y2, तथा जो तीसरा पॉइंट है सी वो है आपका x3 y3। तो ए बी सी से कुछ ना कुछ आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है आपका सी। ए पॉइंट आपका क्या बता रहा है, x1 y1, बी बता रहा है आपका क्या, x2 y2, सी आपका क्या बता रहा है? ठीक है, x2 ये मिल गया तीनों पॉइंट। तो इस त्रिभुज को हम लोग समबाहु कब कहेंगे? पहला नोट, समबाहु कब बोला जाएगा? जब तीनों का तीनों भुजा का लंबाई आपस में क्या हो, बराबर। इसका मतलब ए बी बराबर हो, बी सी बराबर हो और ए सी भी बराबर हो। तो सबका आप क्या करिएगा, लेंथ निकालिएगा। ए बी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। आप लेंथ निकालने के बाद देखिएगा कि अगर तीनों का लेंथ बराबर आ गया तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु। ठीक है, और भी कभी ये भी पूछ सकता है कि क्या ये त्रिभुज बनाएगा। तो त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है, किन्हीं दो भुजाओं का लंबाई का जोड़ तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। तीसरे भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। वो भी लिख देंगे। अब पहले ये लिख दिया तो पहले लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया ये। अगर समद्वि बाहु बोलेगा तो सम द्वि बाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो गो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो जब दो गो भुजा बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समद्वि बाहु। ठीक है, तो कोई भी दो गो बराबर हो सकता है। मान लीजिए क्या कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और ये बराबर नहीं है किसके, ए सी के। मतलब कोई दो गो भुजा बराबर होगा लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्वि बाहु। और फिर आ जाएगा आपका क्या, विषम बाहु। विषम बाहु मतलब क्या हो गया, विषम मतलब क्या होता है कि जो बराबर ना हो, जो अलग अलग हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम। ठीक है, तो विषम बाहु, तो विषम बाहु मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर ना हो।
इसका मतलब क्या है कि ना तो ए बी बराबर होगा बी सी के, ना तो बी सी कभी बराबर होगा किसके, ए सी के, सब अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, विषम बाहु। ठीक है, अब त्रिभुज होने का कंडीशन भी लिख देते हैं। अगर ये त्रिभुज बनेगा तो क्या कंडीशन होल्ड करना चाहिए, सबसे पहला चीज कि कोई दो भुजा को जोड़े तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ी हो। तो अगर ए बी और बी सी को जोड़िएगा तो ये ए सी से बड़ा होगा, ए बी और ए सी को जोड़िएगा तो ये बी सी से बड़ा होगा। अब बी सी और ए सी को जोड़िएगा तो ये हमेशा किससे होगा, ए बी से बड़ा होगा। और ये तीनों का तीनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। अगर आप सोचिए कि सिर्फ एगो के लिए होल्ड हो रहा है बाकी के लिए होल्ड नहीं हो रहा है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा कभी। ठीक है, ये तीनों का तीनों कंडीशन होल्ड होगा तभी वो त्रिभुज बनाएगा, कोई एक कंडीशन होल्ड होने से नहीं बनेगा। जल्दी जल्दी लिखिए। उसके बाद एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, घर से बना के लाना है। ये सब एक्सट्रीम केस है, त्रिभुज वाला आज तक कभी पूछा नहीं है। ठीक है ना, आपके चैप्टर में है, लेकिन मे भी कौन सा किस्मत खराब रहे या पेपर में कुछ और आ जाए। ठीक, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। जब वो समद्विबाहु समबाहु पूछ सकता है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो त्रिभुज भी पूछ सकता है कि त्रिभुज बनाएगा कि नहीं। आपका एबिलिटी चेक करने के लिए कि आपको कितना आता है। लेकिन क्लास वर्क पूरा करके जाइएगा तो बहुत फायदा, मैक्सिमम चीज आपको क्लासे का मिलेगा। थ्योरी पोर्शन तो इससे बाहर संभव ही नहीं है, जितना थ्योरी रहेगा उसके आपको किताब से भी ज्यादा थ्योरी है। बढ़े आगे, और ट्राई करिएगा कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाइएगा। ठीक, ऐसा ना हो कि 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाना चालू करिए। चैप्टर जो जो चलते जाता है इससे सिमिलर जो भी आपको ऑब्जेक्टिव दिखता है आप उसको कंप्लीट करते जाइए, ताकि बाद में जो लास्ट बचेगा उसमें कॉमन प्रॉब्लम बचेगा ना, सबका कॉमन मिल जाएगा फिर। ठीक है, जिसमें दिक्कत होगा तो सबको दिक्कत होगा, तो सबका दिक्कत होगा तो वो बनेगा। ऐसे रहता है क्या कि अब यही दूरी सूत्र है, आज पढ़ा दिए 2 दिन बाद बच्चा भुला गया, अब उसके बाद जाएगा वो बनाने बैठेगा बोलेगा दूरी सूत्र का भी नहीं बन रहा है, लीजिए अब वो भी उसका प्रॉब्लम है। हो गया आगे। हाँ, त्रिभुज वाला देखिए, ए बी हो गया इस लेंथ, इसका लंबाई, ये दूरी सूत्र से निकालेंगे। ये बी से लेके सी तक का दूरी फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे। ए से लेके सी तक का दूरी फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे। त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी दो भुजा को अगर आप जोड़ते हैं तो वो तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर ए बी और बी सी को लीजिएगा, इन दोनों को जोड़े तो वो ए सी से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर इन दोनों भुजा को ले बी सी और किसको, ए सी को, तो बी सी और ए सी किससे बड़ा होगा, क्या बच गया, ए बी, तो ए बी से बड़ा होना चाहिए। दूसरा और क्या बचा है, ए सी और ए बी, तो ए बी और ए सी को जोड़िएगा तो वो तीसरा भुजा क्या बचा आपका, बी सी, उससे बड़ा होना चाहिए, ए ग्रेटर। तो अब तीनों साइड निकालना है। हाँ, सबको जोड़ के चेक करना है। हाँ, सबको जोड़ के चेक करना है आपको, छोटा होगा तो वो त्रिभुज नहीं बना सकता है। ठीक है, अब देखिए आयत के लिए आप जानते होंगे कि आयत हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने का भुजा आपस में क्या हो, बड़ा हो। तो इसके लिए अब आयत बनाना है तो चार भुजा बनाने के लिए कम से कम क्या चाहिए, 4 गो पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, 4 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा। अगला नोट है, यदि ए कोई पॉइंट हो x1 y1, बी कोई पॉइंट हो x2 y2, सी कोई पॉइंट हो आपका x3 y3, तथा
पी कोई पॉइंट हो आपका x4 y4। तो अब एक्स वाई ए बी सी डी कहीं कहीं हम लोग बना सकते हैं। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है। तो यहाँ पे आयत का अगर बोलिएगा तो आयत होने के लिए क्या कंडीशन होल्ड होना चाहिए? आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी कि लेंथ बराबर होना चाहिए। तो ये ए डी और ये बी सी का लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर। और ये ए बी का लंबाई और ये डी सी का लंबाई भी आपको क्या मिलेगा? बराबर। तो यानी कि है कि ए डी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी। और क्या हो? ए बी बराबर हो जाए डी सी के, तभी ये क्या बन पाएगा? आयत बन पाएगा। लेकिन अगर वर्ग का बात करेंगे तो वर्ग के केस में क्या हो जाएगा? इसकी चारों भुजा आपस में क्या हो जाती है? बराबर। तो यानी कि ए बी बी सी फिर सी डी और फिर ए डी आपस में आपका क्या हो जाएगा? सबका सब बराबर। और भी कुछ बराबर होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल्स, वक्त क्या बोलता है उसको? विकर्ण। विकर्ण की भी लंबाई आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। यहाँ पे ये भी याद रखना है, विकर्णों की लंबाई आपस में क्या हो? बराबर। ये समचतुर्भुज का भी कंडीशन है, ठीक है। समचतुर्भुज में भी सब भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। हाँ, उसमें विकर्ण बराबर नहीं होता समांतर में। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण का भी बराबर नहीं होता है, विकर्ण का लेंथ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका विकर्ण भी बराबर होगा। विकर्ण आपका क्या है? एक तो है आपका ए सी और एक है आपका ए डी, ये बी डी। तो यानी कि आपका जो ए सी है ये आपका किसके बराबर होना चाहिए? तो आमने सामने का भुजा तो बराबर हो ही, साथ ही साथ आपका क्या हो? विकर्ण का भी लंबाई क्या हो? बराबर हो, तब वो क्या बनाएगा? आयत। वर्ग के लिए क्या कंडीशन है? कि जब सब का सब भुजा आपस में क्या हो जाता है? बराबर। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी सबका सब बराबर। इसके साथ विकर्ण का जो लंबाई है वो भी आपको क्या मिलेगा? बराबर। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है। तो ये सब कंडीशन आपको ध्यान रखना है। वैसे ही सब लिखाने का चीज तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, और जिसको याद नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे? वही करा रहे हैं। मैं तो पांचवी क्लास का ये सब चीज है। क्या नहीं है? पांच क्लास में नहीं है? हम लोग पढ़े थे ना, तो हम लोग चार में पढ़े थे। आप लोग एक एक नियम, यूनिटरी मेथड जो है आप लोग पढ़े होंगे छह क्लास में, एक एक नियम, ठीक है। हम लोग पढ़े थे वो चीज पांच क्लास में। तो हम लोग लास्ट बैच थे, उसके बाद किताब चेंज हो गया, ठीक है। और जब किताब चेंज हुआ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। तो प्राइवेट में भी पढ़े थे, कुछ साल पढ़े थे, मतलब कितना, स्टैंडर्ड टू तक, बस 5-6 साल तक पढ़े। वही ना, उसमें तो चलता है ना, नर्सरी फिर एल के जी यू के जी वन के जी टू, 5 साल तो इतने में खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या? स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड टू, तो टोटल हम 7 साल पढ़े। हम लोग का वैसे चलता था, पहले नर्सरी आएगा, फिर एलकेजी आएगा, फिर यूकेजी आएगा, फिर केजी वन केजी टू, हाँ, अब फिर आएगा फिर स्टैंडर्ड वन। और यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चा सीधे स्टैंडर्ड वन में जाता है। नहीं? हो गया लिखा हुआ? तो वर्ग हो गया। अब अगला लिखिए, समांतर चतुर्भुज रहे तो क्या होगा?
ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के केस में, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने का भुजा होता है वो आपका क्या होता है, बराबर, लेकिन उसका लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है। ऐसे ही देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला विकर्ण का लंबाई और ये वाला विकर्ण का लंबाई अलग अलग होगा। ये वाला छोटका लग रहा है, ये वाला बड़का लग रहा है ना, लेकिन आमने सामने का जो भुजा होगा वो आपको क्या दिखेगा, बराबर। ठीक है। आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं है, एक आयत ही है। आयत पे कोई आदमी ऐसे दम लगा रहा था, वो टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो वही टेढ़ा हो गया तो वही बन गया। तो इसमें फिर क्या है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। हाँ, दूसरा पेज। तो कल क्या करेंगे, जहाँ जरूरत जिस चीज का होगा हम खुद दे लिखा देंगे। अभी नहीं आएगा इसमें, जब आएगा तब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के केस में क्या बन जाएगा कि सब भुजा आमने सामने का बराबर, यानी कि ए बी बराबर किसके, डी सी के। फिर उसके बाद जो ए डी है वो कितना के बराबर हो जाएगा आपका, बी सी के। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा कि ए सी जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, बी डी के। तो ये आपको सब कंडीशन चेक करना है, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि एक भी कंडीशन आप छोड़िएगा, आपको सारा का सारा कंडीशन चेक करना है, तब इससे पता चलेगा वो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा कि नहीं। फिर अगला क्या है आपका, सम चतुर्भुज, है ना। एक हो गया समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, फिर आ जाएगा आपका क्या, सम चतुर्भुज। क्वेश्चन इतना से नहीं है आपके बुक में, ठीक है, इतना से नहीं होगा, कुछ ही क्वेश्चन रहेगा, दो तीन ठो, जो कि आपको बनाना है। लेकिन आपको एगो चार्ट मिलेगा कि करना क्या है, करना सब में सेम ही काम है, बस चेक कर लेना है कि लंबाई बराबर है कि नहीं। लंबाई वाला रिलेशन चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगी कब क्या बन रहा है। तो सम चतुर्भुज के केस में क्या है कि सम चतुर्भुज में सब का सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बनता है किससे, वर्ग से। इसमें क्या करता है, वर्ग पे धक्का मारता है। ठीक है, और जब वर्ग पे धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, टेढ़ा। और जब वो टेढ़ा हो गया तो वही क्या बन गया, समचतुर्भुज। इसमें क्या होगा कि सब का सब भुजा आपस में बराबर, लेकिन विकर की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगा। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सब का सब आपस में क्या हो गया आपका, बराबर। ठीक है, लेकिन जो ए सी है ये बराबर नहीं होगा किसके, बी डी के। हाँ। ठीक, तो ये है टोटल सबका सब पॉसिबिलिटी। क्या बोले, नीचे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, छोटा कर दे। तो ये सारा का सारा पॉसिबिलिटी हो गया, जितना पॉसिबिलिटी संभव है उतना, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं कभी। अब अगला चीज है आपका मध्य बिंदु का सूत्र। दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उन दोनों के बीच का पॉइंट हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। हो गया, आगे बढ़े, हो गया।
जब तक हम छुट्टी नहीं देंगे तब तक टाइम है। तुमको काम में रहता है तो तुम बहुत बिजी पर्सन। चलिए आगे लिखते हैं। क्या कैसे पढ़ाएंगे? त्रिकोणमिति का तो टॉपिक खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव बचा है ना। देखिए अब अगला है मध्य बिंदु का सूत्र। अगला पॉइंट लिखिए, मध्य बिंदु का सूत्र। मार खाना है, ढेर कमेंट बाजी सीख गया है। बर्दाश्त करते हैं तो हद में रहो। उतना भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि लिमिट क्रॉस हो जाए। अब देखिए दो गो पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा और बोलेगा क्या कि एगो पॉइंट निकालिए जो क्या हो उन दोनों के बीच में। ठीक है, एकदम बीच में होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए एक कोई पॉइंट है जो कि x1 y1 है। ठीक है, और एक पॉइंट है बी जो कि आपका क्या है, x2 y2। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि दो पॉइंट्स दिया हुआ है ए और बी, और इनके बीच का एक पॉइंट आपको निकालना है जो कि क्या हो, मध्य बिंदु, मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच हो। ठीक है, अब बीचों बीच है इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग क्या हो जाए, एक्स और वाई, और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट क्या है, पी। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये जो पी है, पी एक्स वाई जो होगा ये हो जाता है x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय। ठीक, तो x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, यही यहीं से आपको क्या पता चल जाएगा ये मध्य बिंदु क्या है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ए कोई पॉइंट है 2,4 और बी कोई पॉइंट है 8,10। ठीक है, और दोनों के बीच का एक बिंदु आपको ढूंढना है। ठीक, दोनों के बीच का बिंदु का क्या फॉर्मूला है, एक्स पी एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लीजिए। ये ए हो गया आपका क्या, 2,4, अब बी आपका क्या हो जाएगा, 8,10। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, पहला वाला क्या होगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 y2 होगा। अब आपको क्या करना है, x1 y1 भी पता चल गया, x2 y2 भी पता चल गया। अब आपको मध्य बिंदु ढूंढना है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एक पॉइंट है पी एक्स वाई, यही आपका क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये आपका मध्य बिंदु है तो क्या होगा, तो पी एक्स वाई बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से आपको क्या पता लगेगा कि पी एक्स वाई x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 प्लस x2, x1 की जगह आपका क्या है 2,
x2 की जगह आपका क्या है 8, यानी कि 2 + 8 बटे 2, उसके बाद 4 + 10 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 8 और 2 10 बटे 2, 4 और 10 14 बटे 2, कटाइए 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो जो पॉइंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 5,7। ठीक है, और यही 5,7 आपका क्या है इसके बीचों बीच। ठीक, उसके बाद एक अलग कंडीशन होगा संरेखी का, कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कब होता है वो देखना है। मध्य बिंदु देख लिए कैसे निकल रहा है, भारी उड़ी लग रहा है। अब अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से क्या हम लोग यहाँ पे और एक चीज बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ए से लेके पी तक का दूरी और पी से लेके बी तक का दूरी, दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या है इसके बीच में है, तो बीच में है इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग टुकड़ा में अगर बांटेगा भी तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे और एक कंडीशन बन जाता है कि जो ए पी होगा और जो पी बी होगा ये आपस में आपका क्या होगा बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला चीज है कि एपी और पीवी का जो लेंथ है वो आपका क्या होगा बराबर होगा। अब अगला चीज है कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा, बोलेगा संरेखी है कि नहीं। संरेखी मतलब कहने का मतलब कि एक ही रेखा पर है कि नहीं। अगर एक ही रेखा पे है तो क्या कंडीशंस होगा, और अगर एक रेखा पे नहीं है तो और क्या कंडीशन हो सकता है। ऐसा भी ना पॉसिबल है, अभी दिखाते हैं ये लिख लिए। दस, 10 है, 10 है। इसका अगला टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब कितना रेशियो में बांटेंगे, और उसके बाद 7.3 तक ही होगा शायद, 7.2, 7.3, 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, बस उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको होमवर्क ही रहेगा तो आपको बना के आना है, कोई टफ टॉपिक नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, और नहीं बनाइएगा नेक्स्ट क्लास चेक होगा, तो उसके बाद पता ही है कि क्या होगा। कल नहीं आएंगे, 15 को लास्ट है, कल नहीं आएंगे, टाइम मिल गया ना, एक एक दिन गैप है एग्जाम में। चैप्टर नहीं है, किताब है, चैप्टर है। तब हम लोग अपना ग्रेजुएशन में 32 किताब पढ़े हैं टोटल 3 साल में। ठीक है, हर ईयर में 8-8 किताब रहता है। ठीक है, 8 किताब 8 किताब, अब जो थर्ड पार्ट आता है तो थर्ड पार्ट में आ जाता है आपका 16 को किताब, तो अकेला तीसरा पार्ट में 16 किताब आता है, आपका ना आता है। और उसके बाद जब एग्जाम होता है तो 4-4 किताब का होता है, 4 किताब 4 किताब 4 किताब 4 किताब। क्या
पता चलेगा कभी करिएगा तो। अब अगला देखिए, कौन बोला छुट्टी? जब तक हम नहीं देंगे तुम बैग बंद कर लेगा। हाँ? चलिए अब देखिए तीन रेखा जो हो, एक आपका होमवर्क है, इसमें एक होमवर्क है, ठीक है। आपको ये एपी निकालना है यहाँ पे, और इस पीबी को निकालना है, और दोनों का लेंथ आपको चेक करना है बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आएगा बराबर ही। ठीक, तो दोनों का लेंथ आप निकाल के आइएगा, एपी और पीबी का दूरी, क्योंकि पी यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं। पी आपका क्या है, 5,7, तो ये दूरी निकल जाएगा और ये भी दूरी निकल जाएगा, दूरी सूत्र से, है ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट अंडर लगा दीजिए। ठीक, हो गया, आगे लिखे। हमको चलिए, हो गया इतना। अब देखिए संरेखी का कंडीशन, कि तीन रेखाएं पॉसिबल है ना, कि तीनों रेखा अलग अलग जगह भी हो, तीनों बिंदु अलग अलग जगह हो सकता है, या फिर एक ही रेखा पे हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, ऐसा पॉसिबल है कि एक रेखा पे ना हो। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है सबका सब क्या हो, एक ही रेखा पे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, ये पॉइंट यहाँ हो गया, ये पॉइंट यहाँ हो गया। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों अलग अलग हो सकता है, या तो तीनों एक ही बिंदु पे हो सकता है। तो जब तीनों एक ही बिंदु पे हो तो वो हो जाएगा क्या, एक ही रेखा पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे संरेख। ठीक है, और जब अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है, संरेख नहीं है, एक ही रेखा पे नहीं है। तो इसका क्या कंडीशन है, आपको ऐसा ही देगा, और ये पूछा भी है पहले, कि तीन पॉइंट्स आपको दिया हुआ रहेगा, और चैप्टर में भी है, तीन पॉइंट्स आपको दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि संरेख है कि नहीं है। तो संरेख है तो उसका क्या कंडीशन है, और संरेख नहीं है तो उसका क्या कंडीशन है। तो संरेख अगर नहीं हुआ तो सीधा सा बात है, वो क्या होगा, असंरेख, मतलब अलग अलग जगह होगा। ठीक है, संरेख का मतलब क्या है, कि सबका सब क्या हो, एक ही रेखा पर हो। जब कई बिंदुएं